So, in today's lecture, we will be discussing some major differences between prokaryotic and eukaryotic cells. Okay, we will study their cell size, cell shape, etc., and all these things that makes a prokaryotic cell different from a eukaryotic cell. So, first of all, we must know that what are prokaryotic cells and what are eukaryotic cells. ठीक है? So I have told you prokaryotes possesses prokaryotic cells which are much simpler than eukaryotic cells. अच्छा आप देखें यहाँ पर वो हमें बता रहा है कि प्रोकैरियोट्स होते क्या हैं और उनकी कंपोजिशन क्या है. ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि यूकैरियोटिक सेल्स, जैसे हम पिछला सेल्स को डिस्कस कर रहे थे, जब सेल की पिछली ऑर्गेनेलिस जब डिस्कस कर रहे थे, तो उस वक्त हम जो मेजर सेल डिस्कस कर रहे थे वो था यूकैरियोटिक सेल. तो यूकैरियोटिक सेल्स आर बेसिकली दोज सेल which have a nucleus in their center, जिनके अंदर सेंटर में क्या होगा, एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. वो क्या कहलाते थे, यूकैरियोटिक सेल्स. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से सेल्स थे? प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सच सेल्स विच डू नॉट पोजेस ट्रू न्यूक्लियस, जिनके अंदर आपको जीन और डीएनए तो मिलेगा लेकिन न्यूक्लियस नहीं मिलेगा. ठीक है, जीन और डीएनए डायरेक्टली क्या होंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर सबमर्ज हुए हुए होंगे, साइड पर प्रेजेंट होंगे, लेकिन प्रॉपर न्यूक्लियस के अंदर इनक्लोज्ड नहीं होंगे. ठीक है, तो वो कहता है कि प्रोकैरियोट्स पोजेसेस प्रोकैरियोटिक सेल्स, कि अब आपके पास जितने प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, जरी बात है वो प्रोकैरियोट्स उनको जब नाम दे दिया मींस क्यों, क्योंकि दे हैड प्रोकैरियोटिक सेल्स, उनके पास क्या था, प्रोकैरियोटिक सेल्स थे. उनके सेल्स जो थे वो क्या थे, दे डिड नॉट पोजेस न्यूक्लियस और ट्रू न्यूक्लियस. ठीक है, अब देखें, अब ये बेसिकली इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकते सेल्स. ठीक है, ये सेल्स कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकते. क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज न्यूक्लियस कंट्रोल्स द मेजर फंक्शंस ऑफ द सेल. ठीक है, तो फिर अगर वो चीज़ बड़ी भी हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगी, तो वो सेल जो है न्यूक्लियस के जरिए इंफॉर्मेशन ले लेकर अपना फंक्शन परफॉर्म करता रहेगा. ठीक है, बट अगर किसी चीज़ के पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, और वो कॉम्प्लेक्स भी हो गई है, तो फिर उसका सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स ड्यू टू द लेक ऑफ ट्रू न्यूक्लियस इन देम दे आर सिंपलर देन द यूकैरियोटिक सेल्स. ये यूकैरियोटिक सेल्स की निस्बत क्या होंगे, बहुत ज़्यादा सादे होंगे. ठीक है, द मेन डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स आर गिवन नेक्स्ट. अभी हम आगे जो है वो उनके दरमियान जो मेजॉरिटी ऑफ द डिफरेंसेस हैं, जो एक प्रोकैरियोटिक सेल को दूसरे यूकैरियोटिक सेल से डिफरेंट करते हैं, उसको ज़रा अभी हमने स्टडी करना है. ठीक है, उससे पहले ये आपके सामने मैंने एक प्रोकैरियोटिक सेल की डायग्राम प्लेस की है. ठीक है, आप ये डायग्राम देख लें. अब देखें इसकी कंपोजिशन देखें प्रोकैरियोटिक सेल की. सेल वॉल, राइट आफ्टर दैट सेल वॉल देयर इज अ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के बाद देखें प्लाज्मिड. अब ये प्लाज्मिड हमने यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं पढ़ा, ये प्लाज्मिड हमने यूकैरियोटिक सेल में नहीं पढ़ा. मैंने आपको यूकैरियोटिक सेल की एक ऑर्गेनेली पढ़ाई थी विच वाज प्लास्टिड. ठीक है, प्लास्टिड और प्लाज्मिड को आपने मिक्स नहीं करना. ठीक है, प्लास्टिड क्या करता था बेसिकली, प्लास्टिड्स हेल्प द ऑर्गेनिज्म इन फोटोसिंथेसिस, वेयर एज प्लाज्मिड इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. ठीक है, प्लाज्मिड क्या है, ये आपके पास जो नेसेसरी डीएनए है उसके अलावा थोड़ा सा एक्स्ट्रा डीएनए है. ठीक है, इसके पास सर्टेन अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर हुई होती है, और इसको आप किसी भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से इजीली एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं और दोबारा इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, फिर ये आपके पास ये जो सेंटर में कॉइल हुआ हुआ मैस पड़ा हुआ है, ये सारा मैस. ठीक है, दिस मैस इज बेसिकली द क्रोमोसोम. ये इसकी क्या है, क्रोमोसोम्स हैं, ये इसका ओरिजिनल डीएनए है. अब देखें इसके गिर्द कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, कोई न्यूक्लियर पोर नहीं है, कोई न्यूक्लियोसोम नहीं है, कोई न्यूक्लियोलाई नहीं है. ठीक है, जस्ट क्या है आपके पास क्रोमोसोम्स, ये देखें फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है. अब राइबोसोम्स हमने जब यूकैरियोट्स को हम स्टडी कर रहे थे, वी हैव स्टडीड दैट कि eukaryotes and prokaryotes both have ribosomes. The major difference between them is the eukaryotic ribosomes are bigger
एज कम्पेयर टू द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। मीन्स ये राइबोसोम्स जो हैं वो सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, बट इनका साइज थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। एंड देयर इज वन एक्स्ट्रा थिंग दैट इज एसोसिएटेड विद द प्रोकैरियोटिक सेल इज दिस फ्लैजेलम। व्हाई? बिकॉज प्रोकैरियोटिक सेल्स आर यूनिसेलुलर मोस्टली, ठीक है, मोस्टली यूनिसेलुलर, नॉट ऑलवेज, मोस्टली यूनिसेलुलर। So this one cell need to move from place to place. So this flagella, this hair-like structure will help them to move from one place to another. ठीक है, ये बाल नुमा एक स्ट्रक्चर है जो कि कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड कर सकता है। तो ठीक है, क्या करता है फिर ये ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। देन जी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं पहला डिफरेंस, ठीक है। फर्स्ट मेजर डिफरेंस, न्यूक्लियस। फर्स्ट मेजर डिफरेंस इज न्यूक्लियस, ठीक है। कहता है यूकैरियोटिक सेल्स हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बाउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवेलप, while the prokaryotic cells do not have prominent nucleus. अब ये देखें, मैंने आपको मजीद क्लैरिफाई करने के लिए कि कोई कन्फ्यूजन ना बने, ठीक है, कोई इशू ना बने, आप लोगों को अच्छा क्लैरिफाई हो जाए, उसके लिए मैंने ये दो डायग्राम्स प्लेस किए हैं, ठीक है। अब ये देखें, he said that eukaryotic cells have prominent nucleus. On the right side of your screen, this purplish cell is basically the eukaryotic cell, and on the left side of your screen, this pinkish in appearance cell is basically your prokaryotic cell, ठीक है। Now we can clearly see this is the nucleus which is present exactly in the center of the animal cell, ठीक है, and it is membrane bound. जब हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था इसके गिर्द न्यूक्लियर इन्वेलप है, दैट न्यूक्लियर इन्वेलप इज बेसिकली द मेम्ब्रेन ऑफ दिस न्यूक्लियस, ठीक है, वो इसको क्या करती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली बनाती है, ठीक है। वाइल प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तो अब आप अगर इसको देखें, ये यहाँ पर आपको कोई न्यूक्लियस नज़र नहीं आएगा, देयर इज नो न्यूक्लियस, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम ऐसे ही प्रेजेंट है, ठीक है, क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर डायरेक्टली प्रेजेंट है। यहाँ पर आपके पास देखें न्यूक्लियस है, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जाके हमारे पास न्यूक्लियोलाई है, उसके अंदर जाकर कहीं क्रोमोसोम मिलेगा, ठीक है। ये आपके पास जो है लेफ्ट राइट साइड पर दिस इज यूकैरियोटिक सेल, एंड ये जो आपके पास लेफ्ट साइड पर है दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब वो कहता है देयर क्रोमोसोम कंसिस्ट्स ऑफ डीएनए ओनली एंड इट फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म नियर सेंटर। अब ये जो इसने यहाँ पे लिखा है ना, देयर क्रोमोसोम कंसिस्ट्स ऑफ डीएनए ओनली, यहाँ पे इसने मुराद ली है प्रोकैरियोटिक सेल की। क्या चीज मुराद ली है? प्रोकैरियोटिक सेल मुराद लिया है कि प्रोकैरियोटिक सेल का क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है? सिर्फ और सिर्फ डीएनए से। इट्स क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ ओनली डीएनए एंड दे डू नॉट हैव एनी प्रोटीन, ठीक है, यहाँ पर कोई प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ डीएनए होगा। एंड इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म नियर द सेंटर, means it will be present directly in the cytoplasm. There will be no membrane, there will be no boundary, and it will be freely floating almost near the center. कहाँ पर प्रेजेंट होगा? सेल के तकरीबन दरमियान में, और फ्रीली फ्लोटिंग होगा। फ्रीली फ्लोटिंग मीन्स दैट इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इट हैज़ नो प्रोमिनेंट बाउंड्रीज और इट हैज़ नो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट अराउंड इट। ना कोई मेम्ब्रेन होगी और ना कोई बाउंड्री होगी, जस्ट ऐसे ही धागे का सा एक गुंजल सा जो है वो सेंटर में क्या होगा? पड़ा होगा, ठीक है। दिस रीजन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। जिस तरह हम यूकैरियोटिक सेल में सेंट्रल रीजन को न्यूक्लियस कहते हैं, यहाँ पर आप इस सेंट्रल रीजन को क्या नाम दे दिया है? न्यूक्लियोइड, ठीक है। वो रीजन जहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल का क्रोमोसोमल डीएनए पड़ा हुआ है या क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं, दैट रीजन इज नोन एज न्यूक्लियोइड, ठीक है। अगर आप इसको डिफाइन करें तो यू कैन डिफाइन न्यूक्लियोइड एज द रीजन इन द प्रोकैरियोटिक सेल at where the chromosomes of a prokaryotic cells are present is known as DNA, is known as nucleoid, sorry, is known as nucleoid. The region which is almost in the center of the prokaryotic cell where the chromosome of a prokaryotic cell is present is known as nucleoid, ठीक है। अब देख लें, यहाँ पर सेंटर में न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स थे,
प्रोकैरियोटिक सेल में कोई न्यूक्लियस नहीं है, स्टिल क्रोमोसोम्स कहाँ पर प्रेजेंट है? सेंटर में प्रेजेंट है. दैट सेंट्रल रीजन इज रिकॉग्नाइज्ड एज और इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड. देन जी अदर ऑर्गेनेलीज. अदर ऑर्गेनेलीज से मुराद ये कि हमारे पास देखें, अब मैंने जब आपको पढ़ाए थे ऑर्गेनेलीज पढ़ा रहा था तो उसमें हमने बहुत सारी पढ़ी. माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, प्लास्टिड्स पढ़े, गोल्जी अपरेटस पढ़ा, वैक्यूल्स पढ़े और बहुत सारी ऑर्गेनेलीज पढ़ी. ठीक है, लेकिन अभी अगर मैं वापस फर्स्ट पेज पे जाऊं तो मैंने जब यहाँ पर आपको एक प्रोकैरियोटिक सेल शो करवाया है, दिस प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट पोजेस एनी अदर ऑर्गेनेलीज एक्सेप्ट राइबोसोम. राइबोसोम के अलावा आपको देखें इसके पास कोई ऑर्गेनेली नजर नहीं आ रही जो हमने पीछे पढ़ी है. नीदर देयर इज माइटोकॉन्ड्रिया नॉर प्लास्टिड्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा, नथिंग एल्स इज प्रेजेंट. यहाँ पर कोई ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द राइबोसोम्स, सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स प्रेजेंट है. ठीक, तो वो कहता है अब बाकी ऑर्गेनेलीज का कंपैरिजन देख लेते हैं. यूकैरियोट्स के लिए वो मेंशन करता है यूकैरियोटिक सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा. मींस आपके पास जितने यूकैरियोटिक सेल्स होंगे, ठीक है, all the cells which have true nucleus present in them will be possessing such organelles, will be possessing many organelles such as mitochondria, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum. We have already discussed all such organelles in detail and we do not have the requirement to discuss them from the very beginning once again. Meaning कि हमने मैंने आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया बहुत डिटेल में पढ़ाया है. ठीक है, गोल्जी अपरेटस बहुत डिटेल में पढ़ाया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत डिटेल में पढ़ाया है. तो अब इसको नए सिरे से दोबारा डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये क्या होता है. ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर प्रेजेंट है? यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है. while such membrane bound organelles are not present in prokaryotic cell. कहता है ऐसी ऑर्गेनेलीज जिनके अंदर मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ठीक है, जो ओपन या फ्रीली मूव नहीं करती, वो वाली ऑर्गेनेलीज, वो क्या है आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, these all such organelles are absent in prokaryotic cells. कहते the ribosomes of eukaryotic cells are larger in size as compared to the ribosomes of prokaryotic cell. मैंने आपको जब पहले राइबोसोम डिस्कस कर रहे थे तब भी बताया था कि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 10 times larger than prokaryotic ribosomes. ठीक है, what did I tell you? That I told you that eukaryotic, okay, eukaryotic ribosomes are 10 times larger than प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स. के जो आपके पास एक यूकैरियोटिक सेल की राइबोसोम होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल से 10 गुना बड़ी होती है. वो उससे क्या होती है जी? ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बड़ी होती है. मींस अगर आपके पास फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लें कि एक प्रोकैरियोटिक सेल की जो राइबोसोम है वो 1 सेंटीमीटर की है. ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल की राइबोसोम 1 सेंटीमीटर की है, तो यूकैरियोटिक सेल की राइबोसोम कितने की होगी? 10 सेंटीमीटर की. ठीक है, यूकैरियोटिक सेल की राइबोसोम कितने की होगी? 10 सेंटीमीटर की. क्यों? क्योंकि वो उससे 10 टाइम्स ज्यादा है. और अगर 10 सेंटीमीटर की से फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोट्स की है तो 100 सेंटीमीटर की किसकी होगी? यूकैरियोट. आल्दो इतनी बड़ी नहीं होती, नैनोमीटर्स में होती है, छोटी सी होती है बिल्कुल. लेकिन आई एम गिविंग यू जस्ट एन एग्जाम्पल. मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. ठीक है, ऐसे नहीं मान लेना कि वाकई 10 सेंटीमीटर की होती है या वाकई 100 सेंटीमीटर की होती है. ठीक है, द मेजर डिफरेंस इज दैट यूकैरियोटिक सेल्स ऑर्गेनेली इज 10 टाइम्स बिगर देन और 10 टाइम्स लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑर्गेनेली. ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे जरा मूव करते हैं, विच इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन साइजेस, विच इज द कंपैरिजन ऑफ साइजेस. ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या करना है? साइज को कंपेयर करना है. तो कहता है यूकैरियोटिक सेल्स आर ऑन एवरेज 10 टाइम्स लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, अब इनका सेल भी क्या होगा आपके पास? यूकैरियोटिक सेल जो होगा आपके पास एट एवरेज, मतलब मोस्टली, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा? 10 टाइम्स बड़ा होगा. 10 टाइम्स बड़ा होगा. ठीक है, जैसे अभी मैं आपको राइबोसोम की एग्जांपल दे रहा था उसी तरह साइज की भी है कि अगर आपके पास पूरे का पूरा यूकैरियोटिक सेल 1 सेंटीमीटर का है, हाँ, पूरे का पूरा प्रोकैरियोटिक सेल कितना है? 1 सेंटीमीटर का है,
तो आपके पास जो यूकैरियोटिक सेल होगा वो 10 सेंटीमीटर्स का होगा, ठीक है। अगर आपका एक प्रोकैरियोटिक सेल कितना है, 1 सेंटीमीटर का है, तो आपका जो यूकैरियोटिक सेल होगा एज कंपेयर टू दैट सेल विल बी अराउंड 9 टू 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है। मतलब क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं एज कंपेयर्ड टू यूकैरियोटिक सेल। और जो लास्ट है आपके पास, लास्ट आपके पास क्या है जी, लास्ट आपके पास है सेल वॉल, ठीक है। अब एक चीज आपने याद रखनी है, ठीक है, द थिंग दैट यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर इज दैट कि प्रोकैरियोटिक सेल्स मस्ट ऑलवेज हैव अ सेल वॉल, बट यूकैरियोटिक सेल्स मे और मे नॉट हैव सेल वॉल। मतलब इस बात का ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं आपके पास, ठीक है, उनके गिर्द हमेशा एक सेल वॉल प्रेजेंट होगी, ठीक है। चाहे वो किसी भी किस्म का प्रोकैरियोटिक सेल है, इट विल हैव अ सेल वॉल, उसके गिर्द क्या होगा, सेल वॉल होगी। बट यूकैरियोटिक सेल्स में और मे नॉट हैव सेल वॉल। लेकिन यूकैरियोटिक सेल ऐसे सेल्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उनमें सर्टेन स्पेसिफिक टाइप्स में आपको सेल वॉल नजर आएगी, सर्टेन अदर स्पेसिफिक टाइप्स में सेल वॉल नजर नहीं आएगी। मीन्स उनमें सेल वॉल हो भी सकती है और सेल वॉल नहीं भी हो सकती। जैसे हमने प्लांट सेल पढ़ा था, प्लांट सेल हैड सेल वॉल, वो यूकैरियोटिक था, न्यूक्लियस था उसके पास, एंड इट आल्सो हैड सेल वॉल, और उसकी सेल वॉल भी थी, जिसकी कंपोजिशन हमने पढ़ी थी कि दो हैं, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है। प्राइमरी वाज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, और जो सेकेंडरी थी आपके पास वो कॉम्प्लेक्स शुगर्स वगैरह से मिलकर बनी थी, ठीक है। इसी तरह हमने पढ़ा एनिमल सेल, when we moved to animal cell we discussed that animal cells do not have cell wall, एनिमल सेल्स के पास क्या थी, कोई सेल वॉल नहीं थी, ठीक है। येट दे वर यूकैरियोटिक, उनके अंदर भी ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट था। फिर इसी तरह हमारे पास डिकम्पोजर्स आ गए, से फॉर एग्जांपल फंजाई, ठीक है। फंजाइज के पास आल्सो दे आल्सो पोजेस्ड सेल वॉल, बट दैट सेल वॉल वाज डिफरेंट एज कंपेयर्ड टू दैट सेल वॉल वाज डिफरेंट एज कंपेयर्ड टू प्लांट सेल। मींस पौधों के ऊपर जो सेल वॉल बनी होती है वो किस चीज की थी, सेलुलोज की थी। लेकिन एनिमल्स के ऊपर सेल वॉल ही नहीं थी। और फंजाई के ऊपर जो सेल वॉल थी वो किस चीज की बनी हुई थी, काइटिन की, ठीक है। वो किस चीज की बनी हुई थी, काइटिन की। और अब इसी तरह यहाँ पर हमने पढ़ लिया क्या, कि आपके पास जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे, दे विल हैव अ सेल वॉल, उनके अंदर सेल वॉल होगी, ठीक है। कहता है दस, अब देखें जरा बुक के अल्फाज देखते हैं वो क्या कह रहा है। द सेल वॉल ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज मेड ऑफ सेल्यूलोज इन प्लांट्स और काइटन इन फंजाई। कहता है कि आपके पास जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेल वॉल है वो मेजर दो टाइप्स में डिवाइड हुई होगी, ठीक है। प्लांट्स के अंदर वो सेल्यूलोज की बनी हुई होगी, ठीक है, और काइटिन के अंदर वो फंजाई के अंदर वो काइटिन की बनी हुई होगी, ठीक है। इन प्लांट्स सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, while in fungi the cell wall is made up of chitin। कहता है all prokaryotic cells have cell wall, all prokaryotic cells have cell wall। ये मैंने अभी आपको बता दिया ये टॉपिक शुरू करने से पहले कि आपके पास जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनिज्म से रिलेट कर रहे हैं, किसी भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से रिलेट कर रहे हैं, इट विल हैव सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स की सेल वॉल है वो किस चीज से मिलकर बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकन से। किस चीज से मिलकर बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकन से, ठीक है। अब पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन है बेसिकली आपके पास लार्ज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स एंड शुगर्स। अब पॉलीमर का मतलब होता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है या एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें सेम यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। पोली का मतलब होता है मैनी, मर का मतलब होता है सेम यूनिट की रिपीटिशन, ठीक है। एक यूनिट फिर वही दोबारा रिपीट होगा, फिर वही दोबारा रिपीट होगा, फिर वो दोबारा रिपीट होगा, और वो मैनी टाइम्स रिपीट होता जाएगा, ठीक है। यानी उसके अंदर अमीनो एसिड्स और शुगर्स का एक कम्प्लेक्स होगा और वही एक कम्प्लेक्स बार बार रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको पनिशमेंट मिलती है स्कूल से कि मैथ का ये सवाल आपने 5 टाइम्स रिपीट करके लाना है, ठीक है, 5 टाइम्स रिपीट करके लाना है। तो वही एक क्वेश्चन आपने एक दफा लिखा, फिर दूसरी दफा लिखेंगे, फिर तीसरी दफा लिखेंगे, फिर चौथी दफा लिखेंगे, फिर पांचवी दफा लिखेंगे, ठीक है, वो चलता रहेगा। तो इसी तरह आप पेप्टाइडोग्लाइकन जब बनता है तो क्या होता है, एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड
और एक स्पेसिफिक शुगर आपस में कंबाइन हो जाते हैं। जब वो कंबाइन हो जाते हैं फिर वो क्या होना शुरू होते हैं, रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, बार बार वही, बार बार वही, बार बार वही। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बन गया जी, पेप्टाइडोग्लाइकन बन गया। और आपकी जो सेल वॉल है प्रोकैरियोटिक सेल्स की, ना वो प्लांट सेल से मिलेगी ना वो फंजाई से मिलेगी, बल्कि उसकी अपनी एक अलग स्पेसिफिक कंपोजिशन होगी विच इज बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि सर यूकैरियोटिक सेल्स को के अंदर सेल वॉल क्यों प्रेजेंट थी, ठीक है, और कुछ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट क्यों नहीं थी, और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट क्यों है। ठीक है, अब देखें इसका आंसर मैं आपको पहले कर चुका हूँ। ठीक है, पहले आपको मैंने इस तरह किया कि देखें सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर या एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स के अंदर हमें सेल वॉल नहीं मिलती थी। क्यों नहीं मिलती थी? बिकॉज वी हैव अ प्रॉपर स्केलेटन। हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर स्केलेटन है। ठीक, अब मेरी बॉडी को जो भी शेप मिलनी है, जो भी फॉर्म मिलनी है, वो मेरे स्केलेटन से मिलनी है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर स्केलेटन का जैसा बन गया वो वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, अल्लाह ना करे कोई माजूर होता है या किसी की एक्सीडेंट में टांग टूट जाती है, तो अब देखें आपका स्केलेटन का वो हिस्सा गया तो आपके उसके ऊपर वाले मसल और उसके ऊपर वाले टिश्यूज भी गए। ठीक है, तो यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि एनिमल सेल ने अपनी शेप मेंटेन नहीं करनी होती। एनिमल सेल की शेप कौन मेंटेन रखता है? उसका स्केलेटन मेंटेन रखता है। लेकिन आपने कभी प्लांट काट के देखा है कि उसके अंदर उसका ढांचा है? ठीक है, प्लांट्स के अंदर कोई ढांचा नहीं होता। फंजाई जो कि मशरूम है, आपके पास मशरूम काट के कभी देखा? आपको अक्सर पिज्जा के ऊपर मशरूम्स लगे हुए मिलते हैं। मशरूम के अंदर से कभी हड्डी निकली है? या पौधों के अंदर से कभी हड्डी निकली है? नहीं होती। ठीक है, दे डू नॉट पोजेस स्केलेटन, दे डू नॉट पोजेस स्केलेटन। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर शेप एंड देयर स्ट्रक्चर दे पोजेस सेल वॉल। अब सेल वॉल जो है आपके पास वो एक हार्ड टफ और डेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो जिस फॉर्म में बन जाता है वो उसी फॉर्म में स्टोर रहता है। तो वो फिर क्या करता है, ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर शेप को मेंटेन रखता है। तो इसी तरह अब आपके पास ये जो है छोटे ऑर्गेनिजम्स जैसे प्रोकैरियोट्स हैं, तो अब प्रोकैरियोट्स के अंदर भी कोई स्केलेटन नहीं है। देयर इज नो अपीयरेंस ऑफ स्केलेटन इन द प्रोकैरियोट्स। तो इन्होंने भी तो अपनी शेप और अपनी फॉर्म मेंटेन रखनी है ना। इन्होंने अपने आप को क्या करना है, डिस्ट्रॉय होने से, वो कोलैप्स होने से बचाना है, सारे काम करने हैं। ठीक है, तो उनके गिर्द भी क्या कर दिया जाता है, सेल वॉल बना दी जाती है। अब सेल वॉल हार्ड है, टफ है, रिजिड है। ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो इजीली कोलैप्स नहीं होगी। तो जो सेल के इंटरनल कंपोनेंट्स और सेल के इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो क्या रहेंगे, सेव एंड सिक्योर रहेंगे। ठीक है, फर्दर मोर ऐसे ऑर्गेनिजम्स की इम्यूनिटी बहुत कम होती है। जैसे हमारे पास प्रॉपर एक इम्यून सिस्टम है ना, इनके अंदर कोई एज सच इम्यून सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। इनकी इम्यूनिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, बहुत वीक होती है या होती ही नहीं है। ठीक है, तो सेल वॉल क्या करती है, इन्हें फॉरेन ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, दूसरे ऑर्गेनिजम्स, प्रीडेटर्स या वायरसेस जो इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसके गिर्द क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, वायरसेस बैक्टीरिया को एंटर नहीं होने देगी, उससे बचाएगी। तो जी यहाँ तक होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, और यही आज का हमारा लेक्चर था। अभी अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो आप इजीली पूछ सकते हैं। इस लेक्चर के अलावा पिछले लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन था तो आप वो पूछ सकते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? अच्छा जी, वैक्यूल्स। बच्चों मैंने आपको वैक्यूल उस दिन भी पढ़ाया है। वैक्यूल में बेसिकली क्या था, वैक्यूल बेसिकली क्या था? ठीक है, अब देखें वैक्यूल्स आपके पास जो है ना वो प्लांट सेल में और एनिमल सेल्स दोनों में डिफरेंट थे मुराद के। प्लांट सेल के वैक्यूल्स चेंज थे, एनिमल सेल्स के वैक्यूल चेंज थे। चेंज इन अ सेंस के इमेच्योर प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और साइड पर प्रेजेंट होते हैं, साइड्स पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बट एज द प्लांट सेल मैच्योर्स, जैसे जैसे वो प्लांट सेल मैच्योर होता है,
जैसे जैसे प्लांट सेल मैच्योर होता है तो आपके पास जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है आपके पास, तो उसके अंदर से क्या होता है जी, आपके पास प्लांट सेल जैसे जैसे मैच्योर होता है वो सेंट्रल वैक्यूल्स कंबाइन होकर एक लार्जर वैक्यूल बना देते हैं, ठीक है। और एक लार्जर वैक्यूल जब आपके पास बन जाता है तो वो क्या किया जाता है, वो सेंटर में वो आपके पास सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब एनिमल सेल चाहे मेच्योर हो या चाहे इमेच्योर हो, उसके अंदर जो वैक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, वो छोटे ही होंगे और वो साइड्स पर प्रेजेंट होंगे। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है वो एकदम से इतना बड़ा क्यों कर दिया जाता है, क्योंकि उसने क्या करना होता है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करनी होती है, उसने सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना होता है। बेटा वैक्यूल की स्लाइड इस लेक्चर में नहीं है तो वो मैंने खोली नहीं है, मैं जस्ट आपको वैसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब कहता है जी कि प्लांट सेल के अंदर वो जो वैक्यूल है वो लार्ज इसलिए हो जाता है या वो इनलार्ज इसलिए हो जाता है कि उसने क्या करनी होती है, सेल को, उसने सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। आप लोग बेशक बुक्स में वैक्यूल अपने सामने खोल लें। अब जब उसने टर्जिडिटी प्रोवाइड करनी है मींस उसने स्ट्रक्चर, शेप और फॉर्म जो है सेल की क्या करनी है, मेंटेन करनी है। अब कुछ सेल्स जो हैं, ठीक है, कुछ नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द सेल्स जो होते हैं आपके पास, ठीक है, वो क्या करते हैं, अब जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मैंने जो खाना खाया है ना, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, स्टमक के पास जाएगा और स्टमक उसको क्या कर देगा, डिसॉल्व कर देगा। लेकिन अब सारे बॉडी के सेल्स स्टमक में नहीं प्रेजेंट होते। अ ह्यूमन बॉडी हैज ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन सेल्स। अब हर सेल को अपनी नरिशमेंट खुद चाहिए। हमने शुरू में पढ़ा था कि सेल्स आर इंडिपेंडेंट इन देयर नेचर, मीन्स एक सेल दूसरे सेल के ऊपर डिपेंड नहीं करता अपने सर्वाइवल के लिए। उसने अपना फूड मटेरियल, अपना वेस्ट मटेरियल, फूड खुद इनटेक करना है, वेस्ट का रिमूवल खुद बनाना है, कोई चीज या कोई और सेल उसको हेल्प नहीं करेगा। तो बहुत से सेल्स क्या करते हैं, वो फूड को वैक्यूल की फॉर्म में इनटेक करते हैं, ठीक है, फूड को वैक्यूल की फॉर्म में इनटेक करते हैं। मींस वो एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर एक छोटा सा पार्टिकल होगा जिसको कंज्यूम करके या डाइजेस्ट करके एनर्जी बनाई जा सकती है। वो उसको कैसे डाइजेस्ट करेगा, लाइजोसोम्स उसके ऊपर एक्ट करेंगे। जब लाइजोसोम्स उसके ऊपर एक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। डिजॉल्व होने के बाद वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब कुछ सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, अपना वेस्ट मटेरियल रिमूव करने के लिए कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स बनाते हैं। कंट्रक्टाइल वैक्यूल मुराद वो अपनी बॉडी, अपने सेल जो है उस स्पेसिफिक अपनी रीजन के अंदर एक जगह पर वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता रहेगा और जब वो थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में एक्यूमुलेट हो जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन उसको डिटेक्ट करके उसके गिर्द बाउंड्री बना के उसको क्या करेगी, बॉडी से बाहर निकाल देगी। तो ऐसे वो जो सेल है वो क्या करेगा, अपना वेस्ट पार्टिकल भी रिमूव कर देगा, ठीक है। ये था हमारे पास बच्चे वैक्यूल, ठीक है। अच्छा बच्चे, एक स्टूडेंट ने पूछा है जी, what can happen when a lysosome burst inside the cell and all its enzymes are released in the cytoplasm। मतलब ये है कि अगर एक लाइसोसोम सेल के अंदर बर्स्ट हो जाए, ठीक है, सेल से बाहर जाकर ना बर्स्ट हो बल्कि सेल के अंदर बर्स्ट हो जाए और उसके अंदर जितने एंजाइम्स हैं वो सेल के अंदर रिमूव, साइटोप्लाज्म के अंदर रिमूव करवा दिए जाएं, तो बेसिकली बच्चे मैंने आपको उस दिन भी बताया कि लाइसोसोम्स जो है आपके पास क्या है, उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, मींस वो प्रोटीन्स वगैरह को, न्यूट्रिएंट्स वगैरह को डाइजेस्ट कर सकती है। सो इफ ऑल इट्स कंपोनेंट्स और ऑल इट्स एंजाइम्स आर रिलीज्ड इनसाइड द साइटोप्लाज्म, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेलिज विल बी कंज्यूम्ड एंड सेल विल डाई, ठीक है। वो क्या करेगा, उसको तो सिर्फ टारगेट मटेरियल चाहिए ना, ठीक है, टारगेट मटेरियल के ऊपर जैसे ही अप्लाई होगा, जैसे ही वो प्रोटीन को सेंस करेगा, डिटेक्ट करेगा, वो क्या करेगा, उन्हें एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेलिज विल बी एब्जॉर्ब्ड एंड देन दे विल इवेंचुअली डाई। तो सेल जो है आपके पास अगर लाइसोसोम सेल के अंदर बर्स्ट हो जाए तो इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द सेल एज द सेल कैन डाई। अच्छा, एक स्टूडेंट ने पूछा है जी सेंट्रियोल का। तो सेंट्रियोल बेसिकली आई हैव टोल्ड यू दैट दे आर बेसिकली 9 ट्रिपलेट्स। 9 ट्रिपलेट्स से मुराद ये था कि 3 ट्यूब्स इकट्ठी लें, यानी आप यूं समझें कि आपके पास वो जो स्ट्रा है जूस पीने वाली या पानी पीने वाली या कोल्ड ड्रिंक जिससे आप पीते हैं, वो स्ट्रा लें, 3 स्ट्रा लेके एक दूसरे के ऊपर अटैच कर दें, ठीक है, 3 स्ट्रास को ग्लू लगा के अटैच कर दें और वो आपके पास क्या बन गया, एक ट्रिपलेट बन गया, ठीक है। अब देखें वो आपके पास सेंटर से हालो है, स्ट्रा सेंटर से क्या होती है, खाली होती है, लेकिन उसकी अपनी क्या है, एक
मेम्ब्रेन है, एक क्या है प्रॉपर रीजन है, ठीक है। वो सेंट्रियोल उसके गिर्द होगा, उसके बाहर नहीं जा सकता, ठीक हो गया। अब वो वैसा जो आपने एक ट्रिपलेट बनाया उस जैसे 9 ट्रिपलेट्स बना के सर्कल में अरेंज कर दें। तो अब वो जो आपने 9 ट्रिपलेट्स बना के सेंटर में अरेंज किए हैं, सर्कल में अरेंज किए हैं, दैट बेसिकली विल बी कॉल्ड एज सेंट्रियोल। और वो जो सेंट्रियोल के जो ट्रिपलेट्स बने हैं आपके पास, या जो ट्यूब्स आपको उसमें नजर आ रही हैं, दीज ट्यूब्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। वो बेसिकली किससे बनी होती हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी होती हैं। अब प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते, सेंट्रियोल्स होते हैं एनिमल सेल के अंदर। और ये किस चीज में हेल्प करते हैं? जब सेल ने डिवाइड होना होता है ना, एक सेल से दो, एक एनिमल सेल से दो एनिमल सेल बनने होते हैं, तो एक सेंट्रियोल एक कोने की तरफ चला जाता है और दूसरा सेंट्रियोल दूसरे कोने की तरफ चला जाता है, ठीक है। फिर इनमें से स्पिंडल फाइबर्स यानी धागे निकलते हैं, वो जाके क्रोमोसोम यानी न्यूक्लियस के पास अटैच होते हैं, और वो फिर इस सेल को क्या करते हैं? खींचते हैं। इस सेल को क्या करते हैं? टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स खींचते हैं, और वो खींचने से क्या होता है? सेल आपका डिवाइड हो जाता है, ठीक है। वो सेल आपका दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। अब वो कहता है द टू सेंट्रियोल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज सेंट्रोसोम। अब आपके जो दो सेंट्रियोल बने हैं जो सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर जो दो सेंट्रियोल प्रेजेंट हैं, उन दोनों के बारे में जब बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? सेंट्रोसोम बोलेंगे। एक के बारे में बात करेंगे तो सेंट्रियोल बोलेंगे, ठीक है। और इसका फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, और सेल को डिवाइड करते हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स में, इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये क्या करते हैं जी? कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये जैसे छोटे हो गए, या कुछ स्पेसिफिक सेल्स में जैसे नाक के सेल्स हैं, या जैसे हमारे गले के सेल्स हैं, इनमें सीलिया और फ्लैजिला की फॉर्मेशन को पॉसिबल बनाते हैं, ठीक है। सीलिया आपके पास स्मॉल हेयर हैं, ये जो नेजल कैविटी में छोटे छोटे बाल हैं, ये क्या हैं? सीलिया हैं बेसिकली, ठीक है। तो इनकी फॉर्मेशन जो है वो भी किस वजह से होती है? सेंट्रियोल की वजह से होती है। आई होप ये अब आपको मजीद अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एनी अदर क्वेश्चंस देन दैट देन यू मे आस्क, बिकॉज हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम रह गया, तो फिर अगर कोई मिस हो गया तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क, इफ़ यू डू नॉट हैव एनी क्वेश्चन देन आई विल एंड द लेक्चर ओवर हियर। Nobody has any more questions. चलें जी. Okay, if you have no more questions, then I am ending the class here. Inshallah, we will meet in the next lecture with the new topic. Until then, Allah Hafiz.